जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। हमने वही चैप्टर 10 के एक्सरसाइज के एंड में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसे हम कंटिन्यू रख रहे हैं। और आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, जिस तरह नाम से जाहिर है, हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत को हम हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, मतलब एक बॉडी जो है कितने हीट को बर्दाश्त कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स अपीयरेंस, हमें फील करवाए बगैर वो कितने हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस फिनोमेना, इस प्रॉपर्टी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि अब तक ये बॉडी हमें फील करवा रही है और अब नहीं करवा रही? स्टूडेंट्स, हमें इसका पता टेम्परेचर से चलेगा। हम उस बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे कि क्या वो उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो रहा है या वो राइज होने में टाइम ले रहा है। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर जल्दी राइज होगा, इसका मतलब ये होगा कि उस बॉडी की हीट की बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो बॉडी आपके साथ टेम्परेचर राइज लेने में वक्त लेगी, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकती है और उस बॉडी की हीट कैपेसिटी आपके साथ ज़्यादा है। तो अभी आपको डिफिनीशन क्लियर हो जानी चाहिए कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ठीक है, हीट कैपेसिटी को अगर आपने उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, तो सबसे पहली बात आपके साथ ये आती है कि आपके साथ जो हीट फ्लो है, जो उस बॉडी को हमने हीट फ्लो प्रोवाइड करनी है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी। ठीक है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट फ्लो भी आपके साथ ज़्यादा होगी। और इसके अलावा फिर हम इसमें कांस्टेंट पुट कर लेते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, वेयर सी जो है ये आपके साथ कांस्टेंट है, हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट है। और इसका अगर आपने डिफाइन करना है तो द हीट फ्लो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इस तरह आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। और जाउल्स पर सेंटीग्रेड या जाउल्स पर केल्विन में आप इसे मेजर कर सकते हैं। ये इसके एसआई यूनिट्स हैं। स्टूडेंट, ये 1 डिग्री राइज जो हम लाते हैं, ये तो नॉर्मली आप किसी भी टेम्परेचर को रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब आप 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेक कर सकते हैं, 10 से 11 तक कर सकते हैं। लेकिन रिवायतन हम जो चेक करते हैं, हम 14.5 से 15.5 तक हम चेक करते हैं कि इतने टेम्परेचर राइज के लिए बॉडी को कितना हीट एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और उसी को हम उसकी स्पेसिफिक हीट कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस डिफिनीशन में आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं लग रही? अगर आप सोचें तो अगर आप 1 kg बॉडी ले लें, तो 1 kg बॉडी तो आपके साथ आसानी से हीट राइज, टेम्परेचर राइज ले आएगी। लेकिन अगर आप 100 kg बॉडी ले लें, तो वो 100 kg बॉडी आसानी से जो है टेम्परेचर राइज नहीं लाएगी। मतलब 100 kg बॉडी का जो आपके साथ होगा हीट कैपेसिटी, हीट को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होगी, वो तो 1 kg से आपके साथ ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये हीट कैपेसिटी ना तो सिर्फ जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बल्कि ये मास ऑफ द बॉडी पर भी डिपेंड करता है, जो कि फार्मूला में कहीं पर इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हम 1 kg मास भी ले सकते हैं और 10 kg मास भी ले सकते हैं। और 1 kg मास का हीट कैपेसिटी जो होगा वो 10 kg मास की हीट कैपेसिटी से डिफरेंट होगा। मतलब मटेरियल सेम होगा, लेकिन उनके हीट कैपेसिटीज आपके साथ डिफरेंट होंगे। जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हीट कैपेसिटी इज नॉट अ मटेरियल कांस्टेंट। जिस तरह डेंसिटी एक मटेरियल कांस्टेंट है, उस तरह हीट कैपेसिटी एक मटेरियल कांस्टेंट नहीं है आपके साथ। ठीक है, क्योंकि उसमें मास का जिक्र नहीं है इस फार्मूला में कहीं पर भी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टूडेंट्स, आपके साथ वही हीट कैपेसिटी है, लेकिन इसमें हमने अपने लिए मास को आइडेंटिफाई कर लिया है।
that the amount of heat required to raise the temperature of mass 1 kg by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। तो अगर आपने इसका फार्मूला डिराइव करना है तो पहले आप टेम्परेचर के साथ रिलेशन ले लें, फिर मास के साथ रिलेशन ले लें और फिर दोनों को आप कंबाइन कर लें और दरमियान में आप फिर कांस्टेंट लगा लें। तो यहाँ पे जो ये C है, दिस इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, this is not only heat capacity and this C is a material constant। ठीक है, ये एक material constant है क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर पर नहीं बल्कि मास पर भी डिपेंड करता है। आप 1 kg वाटर और 10 kg वाटर का आप जो है हीट कैपेसिटी फाइंड करें, आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, लेकिन जब आप उन दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा। सो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है, और इस फार्मूला के थ्रू अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और इसको जाउल्स पर केजी इनटू सेंटीग्रेड या जाउल्स पर केजी इनटू केल्विन में आप इसे मेजर कर सकते हैं। लास्ट में आपने लिख दिया कि हीट कैपेसिटी इज नॉट अ मटेरियल कांस्टेंट बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ मटेरियल कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। स्टूडेंट्स, इस तरह है कि सॉलिड्स के डोमेन में तो हम मास फाइंड करते हैं, लेकिन और लिक्विड्स में भी हम मास फाइंड करते हैं, लेकिन जनरली गैसेस में फिर हम मास को केजीज में फाइंड नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फाइंड करते हैं, जिसे हम मोल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, मोल्स भी इनडायरेक्टली मास का ही मेजरिंग यूनिट है, मतलब इसमें आप नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड कर लेते हैं और उन नंबर ऑफ आइटम्स को फिर आप आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके साथ जो है डोजन है, डोजन अगर आप देखें तो वो भी इनडायरेक्टली मास का ही मेजरमेंट है। ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना है कि वो आइटम्स आइडेंटिकल नहीं होते, तो इसलिए उनके मासेस जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं। लेकिन मोल्स में तो इस तरह है कि मोल्स तो कलेक्शन है आइडेंटिकल आइटम्स का, तो उसमें मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है जिसका यूनिट आपके साथ मोल है, ये भी इनडायरेक्टली आपके साथ मास को ही मेजर करता है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट वो स्पेसिफिक हीट होगी जिसमें हम मास को इन टर्म्स ऑफ केजी मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि हम मास को इन टर्म्स ऑफ मोल्स जो है वो मेंशन करेंगे, और जनरली गैसेस के लिए हम ये चीज फाइंड करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो बाकी इसकी डिफिनीशन वही है, लेकिन आपके साथ 1 kg की जगह 1 मोल आ जाएगा। इट इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. Students, so in terms of gases and liquids, it is sometimes important to replace the mass by the number of moles or to replace the kg by the number of moles. So gases, so far gases and liquids, molar specific heat is obtained. ठीक है, the heat flow is proportional to the temperature and the heat flow is proportional to the moles। फिर आप दोनों को कंबाइन कर लें, और यहाँ पे जो ये C आपके साथ आया है, this is molar specific heat and it is also a material constant and it can be defined as the amount of heat flow per unit moles per unit change in temperature and can be measured in joules per mole into centigrade or joules per mole into Kelvin। स्टूडेंट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट की आपके साथ दो कैटेगरीज आप निकाल सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम को अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आपको पता है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज कॉल्ड आइसोचोरिक प्रोसेस, और अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखें कि हमने उस वक्त वॉल्यूम को चेंज नहीं करना, और उस वक्त हम C के साथ एक सबस्क्रिप्ट लगा लेते हैं V, जो ये इंश्योर कर सके कि ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसे सिस्टम की हम हीट के बर्दाश्त की बात कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम आपके साथ कांस्टेंट है। और
अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो फिर वो आइसोबारिक प्रोसेस होगा, और उसके लिए अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक सबस्क्रिप्ट पी लगा देते हैं, ताकि ये इंश्योर हो सके कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है और आपके साथ मोलर स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ सीपी और सीवी की वैल्यूज आई हैं, इनके दरमियान बहुत आपके साथ गहरा और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जिसको हम कल नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके साथ है राइट अ नोट ऑन द रिलेशंस बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इसको यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।